यदि आप डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सच्चा और ऐतिहासिक मुकद्दमा जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। साल 1920 का दशक। बंबई और अहमदाबाद जैसे शहर भारत के मैनचेस्टर बन रहे थे। सूती कपड़ा मिलों की चिमनियों से निकलता काला धुआं इन शहरों की पहचान बन गया था। मिलों के भोंपू सायरन की आवाज पर हजारों मजदूर अपनी झोपड़पट्टियों से निकलकर मशीनों के बीच अपनी जिंदगी खपाने चले जाते थे। इन मजदूरों का जीवन नर्क से कम नहीं था। 12 से 14 घंटे की शिफ्ट, हवा और रोशनी से वंचित कारखाने, जानलेवा मशीनें और नाम मात्र की पगार। उस समय मिल मालिकों का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना था। मजदूर उनके लिए इंसान नहीं बल्कि मशीनों के कलपुर्जे मात्र थे। अगर कोई मजदूर काम करते हुए कटकर मर जाए या अपाहिज हो जाए तो उसे बाहर निकालकर दूसरा मजदूर रख लिया जाता था। उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। इसी अमानवीय व्यवस्था को थोड़ी लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने कामगार मुआवजा अधिनियम पारित किया था। इस कानून का उद्देश्य था कि यदि काम के दौरान किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए या वह गंभीर रूप से घायल हो जाए तो मिल मालिक को उसके परिवार को हर्जाना मुआवजा देना होगा। लेकिन कानून बन जाना एक बात थी और ताकतवर मिल मालिकों से उसे लागू करवाना बिल्कुल अलग बात। अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी उस समय की एक विशाल और रसूखदार कपड़ा मिल थी। इसी मिल में राजा राम नाम का एक साधारण मजदूर काम करता था। राजा राम अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसकी पत्नी बाई बुधियान बुद्धि और छोटे बच्चे उसी की रोजाना की मजदूरी पर निर्भर थे। राजा राम की जिम्मेदारी मिल की भारी और खतरनाक मशीनों के बीच काम करने की थी। मिल में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं थे। एक मनहूस दिन जब राजा राम अपनी ड्यूटी पर था और मशीन पर काम कर रहा था, तभी एक भयानक दुर्घटना घटी। तेज रफ्तार से चलती मशीनों के पट्टों और गियर के बीच राजा राम आ गया। जब तक मशीनों को रोका जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काम की वेदी पर एक और मजदूर की बलि चढ़ गई। राजा राम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब राजा राम का क्षत विक्षत शव उसकी खोली झुग्गी में पहुंचा तो उसकी पत्नी बाई बुधियान पर आसमान टूट पड़ा। वह चीख चीख कर रो रही थी। उसका सुहाग उजड़ गया था और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया था। लेकिन इस भावनात्मक त्रासदी के साथ साथ एक भयानक आर्थिक त्रासदी भी उसके सामने मुंह बाएं खड़ी थी। अब इस परिवार का पेट कौन पालेगा? कुछ दिन बीतने के बाद जब आंसुओं का सैलाब थोड़ा थमा तो बाई बुधियान ने 1923 के कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत कंपनी से मुआवजे की मांग की। उसे लगा कि उसके पति ने कंपनी के लिए अपनी जान दी है तो कंपनी कम से कम उसके अनाथ बच्चों के लिए कुछ तो करेगी। लेकिन अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी का प्रबंधन क्रूर और संवेदनहीन था। उन्होंने बाई बुधियान को एक फूटी कौड़ी देने से भी साफ इनकार कर दिया। कंपनी का तर्क क्या था? कंपनी के महंगे और चालाक वकीलों ने कानून की बारीकियों का फायदा उठाते हुए दलील दी कि राजा राम की मौत कंपनी की गलती से नहीं बल्कि उसकी खुद की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि राजा राम ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए यह मौत कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार के उचित दायरे के तहत नहीं आती। एक अनपढ़, गरीब और बेसहारा विधवा के लिए एक करोड़पति कंपनी और उनके सूट बूट वाले वकीलों से लड़ना दीवार से सिर टकराने जैसा था। कई लोगों ने बाई बुधियान को हार मान लेने की सलाह दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। न्याय की इस अंधेरी गुफा में एक रोशनी की किरण का प्रवेश होने वाला था। यह मामला डॉक्टर BR अंबेडकर के पास पहुंचा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय बंबई, अब मुंबई में वकालत कर रहे थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी और ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। वे गरीबों, अछूतों और मजदूरों की आवाज बन चुके थे। जब बाई बुधियान की व्यथा डॉक्टर अंबेडकर तक पहुंची तो वे गहराई तक विचलित हुए। उनके लिए यह सिर्फ एक सिविल सूट या हर्जाने का मामला नहीं था। यह पूंजीवाद की क्रूरता बनाम मानवीय अधिकारों की लड़ाई थी। यह उस कानून के परीक्षण का भी समय था जिसे बने अभी केवल 4 साल ही हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बिना किसी भारी फीस की परवाह किए
बाई बुधियान राजाराम का केस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने केस की फाइलों का गहराई से अध्ययन किया, कारखाने की कार्यप्रणाली को समझा और ब्रिटिश व भारतीय कानून के हर पहलू को खंगाला। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी के दिग्गज और महंगे वकील थे, जिनके हाथों में भारी भरकम फाइलें थीं। दूसरी तरफ बैरिस्टर B.R. अंबेडकर खड़े थे, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से लबरेज। उनके पीछे एक सहमी हुई विधवा बाई बुधियान बैठी थी, जिसकी आंखों में अंबेडकर के रूप में जैसे भगवान साक्षात खड़े थे। विपक्षी वकीलों का प्रहार। कंपनी के वकीलों ने अपनी दलील शुरू की। उन्होंने जज के सामने तर्क रखा। माय लॉर्ड, हम मृतक के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं चलता। राजाराम की मौत उसकी अपनी घोर लापरवाही का नतीजा थी। उसने मशीन पर काम करते समय आवश्यक सावधानी नहीं बरती। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 की धाराओं के अनुसार यदि कर्मचारी जानबूझकर अपनी सुरक्षा को खतरे में डालता है तो नियोक्ता मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि राजाराम ने जो किया वह उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था और उसने अपनी सीमा लांघी थी। डॉक्टर अंबेडकर की ऐतिहासिक जिरह। अब बारी डॉक्टर अंबेडकर की थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अचूक तार्किक क्षमता और कानून के गहरे ज्ञान के साथ अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने जज को संबोधित करते हुए कहा, माय लॉर्ड, विपक्षी वकील यह भूल रहे हैं कि एक गरीब मजदूर जो दिन के 12 से 14 घंटे मशीन की तरह काम करता है, उसकी लापरवाही और कारखाने की खतरनाक प्रकृति के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। क्या मशीनें पूरी तरह सुरक्षित थीं? क्या कंपनी ने ऐसी अचूक सुरक्षा व्यवस्था की थी कि कोई दुर्घटना हो ही न सके? डॉक्टर अंबेडकर ने 1923 के अधिनियम की मूल भावना की व्याख्या की। उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए साबित किया कि रोजगार के दौरान जब दुर्घटना हुई तब राजाराम कारखाने की सीमा के भीतर था और वह जो भी कर रहा था वह कंपनी के उत्पादन को बढ़ाने या काम को सुचारू रखने के लिए ही कर रहा था, न कि अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए। दायित्व। अधिनियम का उद्देश्य मजदूरों को औद्योगिक खतरों से बचाना है। यह मान लेना कि मजदूर जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालेगा अमानवीय और अतार्किक है। जो कुछ हुआ वह कार्यस्थल के अंतर्निहित जोखिम का हिस्सा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कोर्ट को यह समझाया कि यदि मिल मालिक मुनाफे का पूरा हिस्सा लेते हैं तो उस मुनाफे को पैदा करने वाली मशीनरी से होने वाले नुकसान, मजदूर की जान की आर्थिक जिम्मेदारी भी मिल मालिकों को ही उठानी होगी। यह महज एक कानूनी बहस नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। अंबेडकर के इन शब्दों ने कोर्ट रूम में बैठे हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि राजाराम की मौत के लिए उसकी लापरवाही नहीं, बल्कि वह व्यवस्था और कार्य स्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें कंपनी ने बनाया था। दोनों पक्षों की लंबी और जोरदार बहस के बाद अदालत को अपना फैसला सुनाना था। जज डॉक्टर अंबेडकर की कानूनी कुशाग्रता, सबूतों की प्रस्तुति और मजदूर अधिकारों के प्रति उनके तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से गहरे प्रभावित हुए। अदालत ने यह माना कि अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी द्वारा दी गई लापरवाही की दलीलें बेबुनियाद हैं। राजाराम की मृत्यु स्पष्ट रूप से उसके रोजगार के दौरान और रोजगार के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों में हुई थी। अदालत का अंतिम फैसला बाई बुधियान राजाराम के पक्ष में आया। जज ने अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी को सख्त आदेश दिया कि वह 1923 के कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत बाई बुधियान और उसके परिवार को उचित और पूर्ण मुआवजा तुरंत अदा करे। जब फैसला सुनाया गया तो बाई बुधियान की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि न्याय मिलने की राहत और उस मसीहा के प्रति कृतज्ञता के थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी लड़ाई लड़ी थी। यह जीत सिर्फ एक बाई बुधियान की नहीं थी, यह भारत के लाखों मिल मजदूरों की जीत थी। इस फैसले ने एक नजीर कायम कर दी कि अब बड़े पूंजीपति और मिल मालिक मजदूरों की जान को सस्ता नहीं समझ सकते और कानून की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब जानिए
इस कहानी से हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से क्या सीख मिलती है? अहमदाबाद कॉटन एंड कंपनी का यह केस डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और दर्शन का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस कहानी से हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नंबर 1, शोषितों और कमजोरों के प्रति गहरी संवेदना। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं था। वे हर उस इंसान के साथ खड़े थे जिसका शोषण हो रहा था। एक गरीब मजदूर की विधवा की पीड़ा को समझना और उसके लिए समाज के सबसे ताकतवर लोगों, मिल मालिकों से टकरा जाना उनके विशाल हृदय और संवेदना को दर्शाता है। हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा और पद का वास्तविक अर्थ तभी है जब उसका उपयोग बेसहारा लोगों के आंसू पोंछने के लिए किया जाए। नंबर 2, कानून का अस्त्र के रूप में उपयोग। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि क्रांति सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, इसे कानून और अदालतों के माध्यम से भी लाया जा सकता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा और कानूनी ज्ञान का उपयोग पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय दिलाने के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि हम जिस भी क्षेत्र में हों, हमें अपनी विशेषज्ञता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। नंबर 3, निडरता और साहस। एक अकेली विधवा की तरफ से एक विशाल साधन संपन्न कॉरपोरेट कंपनी के खिलाफ लड़ना कोई आसान काम नहीं था। विपक्षी वकीलों की फौज और पैसों की ताकत के सामने डॉक्टर अंबेडकर झुके नहीं। यह घटना सिखाती है कि यदि आप सत्य के साथ खड़े हैं तो विरोधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको डरना नहीं चाहिए। नंबर 4, विषय का गहन ज्ञान और तार्किकता। डॉक्टर अंबेडकर ने यह केस सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं जीता। उन्होंने केस को अपने अकाट्य तर्कों, सबूतों और कानून की गहरी समझ के दम पर जीता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी लड़ाई, चाहे वह करियर हो या सामाजिक न्याय, को जीतने के लिए ज्ञान, अध्ययन और उत्कृष्ट तैयारी का कोई विकल्प नहीं है। नंबर 5, मजदूर अधिकारों के प्रणेता। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर को केवल संविधान निर्माता के खांचे में सीमित कर दिया जाता है, लेकिन यह केस याद दिलाता है कि वे भारत में श्रम सुधारों के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे। काम के घंटे तय करना, महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश और समान काम के लिए समान वेतन, इन सभी अधिकारों की नींव डॉक्टर अंबेडकर ने ही रखी थी। अंत में बाई बुधियान राजाराम का यह केस इतिहास के पन्नों में दर्ज महज एक कानूनी मुकदमा नहीं है, यह एक स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता और नैतिक साहस को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की सेवा में लगा देता है, तो वह भीमराव से बाबा साहेब बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।